जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का जो 1275 पोस्ट नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, जिनका परीक्षा तिथि 17/12/2023 का है। यह ज्ञान बिंदु वाला बुक है और इसमें व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो तो थोड़ा बोरिंग होगा, बट आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें हम टोटली व्याख्या कवर करने वाले हैं। व्याख्या को तो छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कुआलालंपुर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो ये है करेंट अफेयर्स है। यहाँ पे आसियान के बारे में देख लेते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन 1967 ईस्वी में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ किया गया। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तथा आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान के संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड। आसियान के 10 सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कम्बोडिया। ये दक्षिण पूर्व एशिया का टोटली देश है। इससे आप मतलब याद कर रख सकते हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है कितना? 500। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। उदाहरण स्वरूप मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32, गोवा में 40 संघ तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 70, पुदुचेरी में 30 विधानसभा सदस्य हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने का प्रावधान है। आगे देख लेते विधानसभा सदस्य बनने हेतु अर्हता अनुच्छेद 173 में निर्धारित की गई है। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 403 है तथा न्यूनतम सदस्य संख्या सिक्किम में 32 है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेवारी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 75(2) में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणियों में होती है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधानमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। व्याख्या तो थोड़ा बोरिंग हो जा रहा है, लेकिन उपयोग नहीं। व्याख्या टोटली इम्पोर्टेंट है इसमें का, इसीलिए नहीं तो हम व्याख्या नहीं करते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय बराबर। पहले व्याख्या करते थे तो छोड़ देते थे बीच में जो इम्पोर्टेंट नहीं होता था, लेकिन इसमें हमको सब इम्पोर्टेंट लगा। राष्ट्रीय आय बराबर होती है तो किसके बराबर होती है? NNPFC। राष्ट्रीय आय NNPFC के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय क्या होता है? जब NNP की गणना लागत मूल
फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, जबकि परिधान सहायकी को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी। नेशनल इनकम बराबर एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो यही इसका फॉर्मूला है। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है तो क्या नहीं है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व महान्यायवादी से मिलकर होता है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ का कार्यपालिका वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में निहित होता है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 में के तहत भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का पद प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है या वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है या देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की योग्यता रखता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। यह लोकवित्त का संरक्षण एवं लेखा परीक्षा व लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर नियंत्रण करता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। ई-सारस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया। इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं के बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से संबंधित है, इसका सही जवाब क्या। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध निशानेबाजी से है। निशानेबाजी से है। अब देखिए निशानेबाजी से कौन है, पूछ लिया जाता है। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, मनु भाकर निशानेबाजी, श्रेयसी सिंह निशानेबाजी, गगन नारंग, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी, अपूर्वी चंदेला, राही स्वर्णवर्त, अवनी लेखारा इत्यादि कौन सी है, निशानेबाजी से है। मुक्केबाजी में कौन है, मैरी कॉम, निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, विजेंद्र सिंह, अमित पंघाल, पूजा रानी, सरिता देवी, मोहम्मद अली इत्यादि। कुश्ती से देखिए विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, साक्षी मालिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, केडी यादव, बबीता कुमार इत्यादि। तीरंदाजी से देख लेते हैं। तीरंदाजी में कौन कौन है, दीपिका कुमारी, जयंता तालुकदार, लिम्बाराम, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा वेनम, बोम्बाला देवी लैसरम, तरुणदीप रॉय, परवीन यादव इत्यादि। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। व्याख्या पढ़ लेते हैं, हो सके बाद में पूछ दे। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो है, बट कोई ऐसा करेंट अफेयर्स होता है जो 5-6 साल तक चलता है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन मोहन सिंह जीतरवाल तथा कैप्टन भावना कंठ को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में शामिल है। भारत में प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह, और भारत में पहला महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ। भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट दुर्वा बनर्जी, पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक शीला डावरे, पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव, भारत में पहली महिला IPS
IFS चोनीरा बोलियप्पा मुथम्मा। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स है, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा मैथ, ये भी मैथ ही है। अब आइए 11 नंबर देखते हैं। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो ये है वत्स की, ऑप्शन डी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध के समय में हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते थे, और उनका अब राजधानी देख लेते हैं। इसमें से कोई ना कोई पूछ ही लिया जाता है। मगध की राजधानी राजगिरी, गिरिब्रज, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, अंग, चंपा, वजी, वैशाली, विदय, मल, कुशीनगर प्रथम भाग एवं वावा द्वितीय भाग। चेदी या चेती, सोत्तीवती या सुक्तिमती। वत्स के कौशाम्बी, पंचाल के कौन सी है? अहि क्षेत्र। पंचाल के अहि क्षेत्र, उत्तरी कंपिल दक्षिणी, मत्स्य के विराटनगर, सुरसेन के मथुरा, असम के पोतनिया पोटली, अवंती के उज्जैनी, उत्तरी स्मृति, गंधार के तक्षशिला, कंबोज के राजपुर या हाटरक। इसमें टोटली इम्पोर्टेंट ही है, हम कौन बोलेगी कौन VVI है। 16 महाजनपदों में असमक ही ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। 16 महाजनपद में केवल वजी और मल में गणतंत्र व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो वजी संघ की राजधानी था। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र से 6 महानगरों की सूचना मिलती है: चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है। किस समूह के सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? तो सर, बान, सर, तालाब, ये हिंदी है। कुल और वंश। कुल किनारा, देव, देवता, देव, भगवान, अनल, आग या अग्नि, अनिल, हवा। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो यह है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस की नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी या केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित एक अलग संधि थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के अनुसार सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूप की सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र तो हो गया। यह संधि रूस के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। रूस को अपने विशाल क्षेत्र और लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा। इस संधि के हो जाने के बाद रूस विश्व युद्ध से अलग हो गया, जिससे बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने का समय मिल गया। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? एक बराबर या क्या होता है? विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। वन पे कर देते हैं। अब आइए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या होता है? खुल जाता है। नीचे दिखाते हैं। पिक्चर के अनुसार समझिएगा आप लोग, बायोलॉजी का तो ज्ञाता नहीं है हम। द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश द्वार कोशिकाओं को खोलने में सहायता प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप गार्ड सेल सुस्त हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं से पानी का रिसाव रक्षक कोशिकाओं को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद गार्ड कोशिकाएं शिथिल हो जाती है। जब रक्षक कोशिकाओं में जल डाली जाती है तो कोशिका फूल जाती है, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। जब रक्षक कोशिका
शिथिल हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, डिस्कशन में जो व्याख्या पढ़ रहे हैं उसमें बोरिंग तो नहीं ना हो रहा। अब ये 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो ये कहलाता है उदारीकरण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसीलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा की सचित्र कला है जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो एक पूर्व रियासत थी जिसने कला को संरक्षण दिया। यह 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोहली चित्रकला की शैली के लुप्त होने के साथ प्रचलित हो गया। कांगड़ा चित्रकला के मुख्य केंद्र गुलेर, बसोहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा हैं। अब सामूहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला के रूप में जानी जाती है, जो उस शैली को सम्मिलित करती है जिसे 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासकों द्वारा संरक्षित किया गया था। कांगड़ा के चित्रकारों ने पीले, लाल और नीले रंग जैसे शुद्ध रंगों का उपयोग किया और ये 200 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। चित्रकला के इस समूह को कांगड़ा नाम दिया गया है क्योंकि वे शैली में कांगड़ा के राजा संसार चंद्र के चित्र के समान है। प्रमुख चित्रकला क्षेत्रीय एवं संबंधित राज्य बिहार। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है, मधुबनी, मिथिला, पटना, कलम, मंजूषा। उत्तर प्रदेश में है चौकपुरना, सोनरखना, चिकन करी। झारखंड प्लस बिहार का है जादव पाटिया। पश्चिम बंगाल का है कालीघाट, अल्पना। हिमाचल प्रदेश का है पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। मध्य प्रदेश का है सुरैती, नौरता, मोरते, तिलंगा। उड़ीसा का है पटचित प्लस सौरा। राजस्थान का फौड, मंडना, लघु मंडना। ये आप लोग मैप पर दर्शा सकते हैं, ऐसे तो आपको ज़्यादा बार देखना होगा। गुजरात पिथौरा, अथिया। तमिलनाडु कोलम, तंजौर। पंजाब फुलकारी, तेलंगाना चेरियल प्लस निर्मल। आंध्र प्रदेश मुगुल कलमकारी। उत्तराखंड के कौन सा है? उत्तराखंड का है एपन। केरल का कलमा जट्टू। कर्नाटक का है रंगावली प्लस कुश्ती। महाराष्ट्र में है वली वारली। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। यहाँ पे देखिए, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक 1990 से जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतकों जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा किया जाता है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच की जाती है। संकेतक में जो देश अंक के 1 के जितना पास रहता है वह मानव विकास में उतने उच्च स्तर पर होता है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक की रचना लेखक कौन किया है? तो यह है मॉन्टेरेस्क्यू। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मॉन्टेरेस्क्यू ने किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध में बिताया। इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा, जिससे लोग स्वतंत्रता और समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छुक हुए। फ्रांसीसी क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं: सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने की। लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। लामी द पल्प अखबार का संपादक जिया पॉल था। मार्सिले गीत की रचना कवि रॉजर दी लाइन द्वारा किया गया था। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामे का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो ये था भूरिया समिति। अब यहाँ पे टोटली समिति बेहतर होने वाला है। देखिए,
भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था। जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का गठन किया गया। भूरिया समिति ने 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भूरिया समिति की सिफारिश को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना था, जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। सरकारीय आयोग। इस समिति का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधित मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। इसके अन्य 2 सदस्य श्री बी शिवारामन और एस.आर. सेन है। इधर देख लेते हैं और व्याख्या दिया हुआ है क्या, और व्याख्या है। अब आई अशोक मेहता समिति, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी। इसने पंचायती व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल पंचायत व जिला परिषद अपनाने की बात कही। एल.एम. सिंधवी समिति को देख लेते हैं। एल.एम. सिंधवी लक्ष्मी सिंधवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार देने का भी सुझाव दिया। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती वह है सूचना का अधिकार। ऑप्शन 1 सही जवाब है। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माण द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है सूचना का अधिकार है। अगर आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएंगे। ये जानकारियाँ उस वस्तु के अवयवों, मूल, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होता है। यह इसलिए है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है इसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो, किसी भी तरह का सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। जैसे आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ। अब आइए 22 नंबर देख लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जा सकती है किसके द्वारा? यह है पेशियों द्वारा, पक्षाभिपेक्षीय द्वारा। देखिए नेत्र से पूछ लिया जाता है, प्रतिबिंब वाला आगे बनेगा पीछे बनेगा, रेटिना के, ये कंफ्यूज होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नेत्र को समझ लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता पक्षाभिपेक्षीय द्वारा वक्रता रूपांतरित की जाती है। ये है टोटली नक्शा आँख वाला, देख लीजिएगा। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकती है। पक्षाभिपेक्षीय क्या होता है? जिसे सिलियरी मसल्स बोलते हैं। वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी अधिक होगी, वस्तु पास होगी तो लेंस फोकस दूरी को कम कर लेगा और ये सभी कार्य सिलियरी मसल्स या पक्षाभिपेशियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य द्वारा मनोनीत कर सकता है कितना? तो सही जवाब होगा 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है। संविधान में अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में कितना है? 245। राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य से आने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक है 31। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 89 के अनुसार। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वां है।
भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह था मिजोरम। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह मिजोरम है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार कौन है, तो देख लेते हैं। केरल ज़्यादा साक्षरता है, उसके बाद है लक्षद्वीप 91.8, मिजोरम 91.3, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी बारी बारी से पूछ लिया जाता है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले तो हमारा बिहार तो आएगा ही 61.8%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, उसके बाद झारखंड 66.49%, आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना सहित 67%। अब इधर देख लेते हैं नोट में क्या कह रहा है। नोट में है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8%, द्वितीय दमन एवं दीव 87.1% है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली 76.2% है। ये तो मैथ का प्रश्न है। अब देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो कौन नहीं लेता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है, नहीं तो संसद के किसी भी सदन में मनोनीत सदस्य लेता है, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भी लेता है, दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेता है। 3 एवं 4 नहीं लेता जी। ये व्याख्या पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य दोनों सदनों के भी भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में से सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है और यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होता है। संसद के जिस भी सदन में आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन में भेज दिया जाता है। सदन का दूसरा सदन इन आरोप की जांच कर सही पाए जाने पर प्रस्ताव को भी अगर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तब यह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति के पद से हट जाना पड़ता। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थिति होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। एकरा राजधानी है कहाँ की, तो ये घाना की राजधानी है। अब आइए कुछ देश और राजधानी देख लेते हैं, यहाँ व्याख्या में दिया हुआ है। सेनेगल की राजधानी डकार है, ट्यूनीशिया के ट्यूनिस, युगांडा के कंपाला, अंगोला के लुआंडा, अल्जीरिया के अल्जीरियस, मोजाम्बिक के मपुती, नामीबिया के विंडहॉक, नाइजर के नियामी, नाइजीरिया के अबूजा, सेशल्स के विक्टोरिया, इथोपिया के आदिस अबाबा और बोत्सवाना के गैबरोन, माली के बमाको, दक्षिण सूडान के जुबा। 28 में देखते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया, तो ये सीबीआई। अधिकांशतः वैसा देश की राजधानी पूछा जाता है जो न्यूज़ में बने रहता है, तो अधिकांशतः आप लोग वो देखने की कोशिश कीजिएगा। अब ये 29 नंबर देखते हैं, कहाँ गया। एक दूरदर्शी में अभिदर्शक उत्तर लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी होता है? सबसे अधिक सही उत्तर है सी।
परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमानताएं एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। व्याख्या देख लेते हैं। दूरदर्शी में अभिडिरेक्शनल लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण या परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु को आने वाली प्रकाश की बड़ी मात्रा को एकत्रित करने में सहायता करता है। परिमाणतः दूर स्थित वस्तु को अधिक तीव्र एवं स्पष्ट छवि बनाता है। अब आइए देखते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, तो ये है पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित किए गई। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाने की बात कही, जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड से इसे शुरू किया गया। मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेख है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान के भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का और 51 का के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भारत में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलता है? तो यह है कुर्सेला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाईनाथ चोटी के पास हुई है। प्रमुख सहायक नदियाँ अरुण कोसी, सून कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भीट कोसी, तंबा कोसी आदि। कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर और तिब्बत, नेपाल और बिहार में लुप्त क्षेत्र लगभग 74,500 वर्ग किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगढ़ जिलों का अधिकांश क्षेत्र आता है। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई, जो 1965 में बनकर तैयार हुई। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। रेशम उद्योग के लिए बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है, जिस कारण भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी का उपनाम दिया गया। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिला जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। निम्न संतों का कालक्रम है, सजाना है इसको। तो पहले है रामानुजाचार्य, उसके बाद है नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास। यहाँ ईस्वी दर्शाया गया है। रामानुजाचार्य 1017 ईस्वी से 1137, नामदेव 1270 से 1350, चैतन्य 1486 से 1533 और तुलसीदास 1532 से 1623। रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बदूर, तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया था तथा ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। अब आइए देखते हैं, इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखी। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। अब आइए नामदेव के बारे में जानते हैं। 1270 से 1350। महाराष्ट्रीयन संत नामदेव का जीवन काल 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी है। नामदेव दर्जी थे, जो संत बनने से पहले लुटेरों का जीवन बिताते थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। इनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब से संग्रहित हैं।
अब चैतन्य को देख लेते हैं। चैतन्य 1486 से 1533 ईस्वी। नवद्वीप नदिया जिला पश्चिम बंगाल में जन्मे चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विश्वम्भर था। चैतन्य ने संगीत गोष्ठी और ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने बंगाल की गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। ये सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखों से संबंधित हैं। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार और गौरांग महाप्रभु कहते हैं। इनका दर्शन अचिंत्य भेदो भाव कहलाता है। कृष्णदास कविराज ने बंगला में चैतन्य चरितमृत की रचना की। तुलसीदास अब देखते हैं 1532 से 1623 ईस्वी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली और रामलला, नहछु, भैरव रामायण आदि। स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह है नौसेना द्वारा। यह है करेंट अफेयर्स। अब कुछ यहाँ पे अभियान देख लेते हैं। डिजिटल 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग, एंटी दस्त अभियान दिल्ली सरकार, OPS क्लीन अभियान पंजाब पुलिस, अरुणाचल, अरुणोदय 2.0 असम सरकार, माहिर मिशन नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय। इलेक्ट्रिक स्कूटर बीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हीरो मोटो कॉर्प द्वारा लॉन्च किया गया। पढ़ लेते हैं। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आने से सेना के 23 जवान सहित लगभग 120 लोग की मृत्यु हो गई। चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन चीन के हांगझू में संपन्न हुआ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट के साथ साथ लेक्रोस, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश को भी लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेल 2028 में शामिल किया है। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में क्या करें? अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। अलीनगर की संधि 1757 के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार तथा नवाब सिराजुद्दौला द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। परीक्षा यो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 जून 1756 को काल कोठारी की त्रासदी ब्लैक होल नामक घटना घटी। इस घटना के संबंध में जेड हॉलवेल ने जानकारी दी थी। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह उसमें केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में हुआ। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। प्लेइंग इट्स माई वे किसकी रचना है? तो ये है सचिन तेंदुलकर की। और कुछ महत्वपूर्ण रचना देख लेते हैं जो व्याख्या में दिया हुआ है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली की है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। गोल्डन गर्ल PT उषा। सनी डे सुनील गावस्कर। वनडे वंडर सुनील गावस्कर। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण। पावर शिफ्ट एल्विन टोफलर। हेलेन केलर स्टोरी ऑफ माई लाइफ। एबोर्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी। एमंस्टी अरविंद अडिगा। और मैथोलॉजी रोनाल्ड वर्थ। 37 में क्या करें? मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? देख लेते हैं आंसर पहले, हमको तो याद नहीं है। तो ये हुआ था 1615 में ना। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो 1615 में। व्याख्या इसका इम्पोर्टेंट होने वाला है। मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ। 1605 से 1615 ईस्वी के मध्य मुगल द्वारा मेवाड़ पर निरंतर सैनिक अभियान कराए गए।
अंततः 1615 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेक्टी से संबंधित है? तो यह 34वां नेटिव इन्फेक्टी से संबंधित था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से अस्पष्ट माना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने कहा हल्ला बोल का नाम दिया और 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेक्टी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉन्स्टन थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना को पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया एवं सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पद पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि हम तो क्या पढ़ रहे थे बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। अब 39 में क्या कह रहा है? 39 में है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? 358 व्याख्या पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन अनुच्छेद 358 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को स्वतः निलंबन हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने का जरूरत नहीं है। आपातकाल के समाप्त हो जाने के उपरांत अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर यह जोड़ा गया कि यदि आपात की उद्घोषणा देश के किसी भाग में की गई है तो देश के अन्य भागों के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 19 के संरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। 1975 में घोषित आपातकाल के दुरुपयोग के कारण 44वें संविधान संशोधन 1976 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर 2 शर्त दी गई जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही होगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं। अनुच्छेद 358 केवल उन्हीं कानूनों को सुरक्षा प्रदान करेगा जिनका सीधा संबंध आपातकाल से है और उनमें इस आशय की स्पष्ट घोषणा की गई है। ऐसे कानूनों के तहत दिए गए आदेशों को भी यह सुरक्षा प्राप्त होगी। भारत के वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 359 के तहत बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मूलाधिकार निलंबित हो जाता है। भारतीय संविधान में आपात संबंध उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राज्यों में सैद्धांतिक तंत्र की विफलता, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अच्छा, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लव ऐश के लिए, बैलाडीला लव ऐश के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला खान लव ऐश के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब कुछ देख लेते हैं भारत के लव ऐश के प्रमुख क्षेत्र है। उड़ीसा में है गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, करीवुरु, वसपानी, सुकिंदा। छत्तीसगढ़ में है दलीराजहारा, बैलाडीला, दत्तेवाड़, बस्तर, अरीडोगड़ी। झारखंड में है नोआमुंडी, गुआ, पलामू, सुंदरपुर। कर्नाटक में है बेलारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुंद्रेमुख, बाबा बुदन, तुमकुर, संदूर।
महाराष्ट्र में है रत्नागिरी चंद्रपुर, तमिलनाडु में है नीलगिरी सेलम, आंध्र प्रदेश में है वरंगल कर्नूल जायापयोपेटा रंपाला कोटा बेलदुर्थी अनंतपुर नेल्लोर। गुजरात में है भावनगर जूनागढ़ खंडेश्वर वडोदरा। प्रोजेक्ट 75A किससे 75I किससे संबंधित है? तो यह है पनडुब्बी से। ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। 75I भारतीय नौसेना की P-75 श्रेणी की पनडुब्बियों का निवर्ती है। प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्वदेशी तौर पर परिकल्पना की गई, जो अत्याधुनिक वायु स्वतंत्रता पनडुब्बी प्रणाली से लैस है। इसकी अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपए है। इसके तहत 6 पनडुब्बियां हैं: INS कलवारी, INS वागसीर, INS वेला, INS खंडेरी, INS करंज और INS वागीर। ब्रॉन्ज मेडल मिश्रण होता है, तो ये किसका मिश्रण होता है? ये मिश्रण होता है कॉपर और टीन का। ब्रॉन्ज कॉपर तथा सिलिकॉन इनका उपयोग कर मास्टर मिश्र धातु को तैयार किया जाता है, जिससे अनाज भंडारण एवं रिफाइनरी संशोधन से संबंधित सामग्रियाँ सुरक्षित रखा जाता है। अब आइए ब्रास देखते हैं। ब्रास किससे बनता है? कॉपर 60 से 80% होता है। कंडीशनर बर्तन इत्यादि निर्माण में किया जाता है। ब्रॉन्ज का उपयोग किया जाता है, जिसमें कॉपर 75 से 90% होता है और एशियन टीन होता है 25 से 10%। सिक्का घंटी तथा बर्तन इत्यादि बनाने में किया जाता है। डेल्टा मेटल क्या होता है? जिसमें कॉपर 60%, जिंक 38.2%, बियरिंग भाल्व तथा जहाज का प्रोपेलर के निर्माण में किया जाता है। जर्मन सिल्वर कॉपर 30% 30 से 50%, जिंक 35 से 25%, निकेल 35 से 25%, गहना बर्तन इत्यादि बनाने में किया जाता है। मोनेल मेटल कॉपर 30%, निकेल 67%, एसिड कंटेनर तथा एसिड पंप इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रांज कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10%, सिक्का मूर्ति इत्यादि बनाने में। फास्फोर ब्रांज कॉपर 94%, एशियन 5%, P1% फास्फोरस। भाल कॉगमिल इत्यादि बनाने में किया जाता है। पश्चिमी घाट पर प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो यह है पर्वतीय चोटी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर, ऊंचाई 1892 मीटर है। पश्चिमी घाट क्या है? यह उत्तरी में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 मीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट के देखिए प्रमुख चोटी देखते हैं। कलसुबाई 1646 मीटर, महाबलेश्वर 1438 मीटर, मुलनगिरी 1925 मीटर, कंद्रेमुख 1892 मीटर आदि। पूर्वी घाटी में पश्चिमी घाटी के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर नीलगिरी के दक्षिण में अनामालाई की पहाड़ियाँ हैं। इसकी अनायमोडी चोटी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनामालाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियों तथा दक्षिण में कार्डामम की पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वी घाट को देखते हैं। यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों का क्रम है नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी जवादी, सेवाराय, पंचमली, सिरुमलाई। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी देखते हैं। जिंदगाड़ा 1690 ईस्वी, महेंद्रगिरी 1501 ईस्वी आदि। अब ये 44 देखते हैं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? किबू लमजाओ। ये 4-5 सेट में देखे हैं। किबू लमजाओ जो मणिपुर में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबू लमजाओ है। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का 2/3 भाग फुमडी मिट्टी तथा बायोमास से निर्मित तैरता हुआ दलदल द्वारा निर्मित है। यह उद्यान संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। अब ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर दक्षिणाम एकमात्र क्षेत्र जहां कश्मीरी स्टैग हंगुल पाया जाता है। लद्दाख हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट 1936 में बना भारत का पहला रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान केवलादेव साइबेरियन क्रेन नाम
प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल मरु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रकृति आवास। छत्तीसगढ़ कांगेर घाटी राना चार्ल्स डार्विन नामक मेढक प्रजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ सफ़ेद शेर। मेघालय बलपक्रम रेड पांडा। गुजरात गिर एशियाई सिंह। असम काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? तो कौन है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को किया गया। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीकरण कार्यकाल कोलकाता में स्थानांतरित किया गया। कोलकाता में स्थापित किया गया जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ या निजी स्वामित्व वाला था। वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। आरबीआई बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करता है। उद्देश्य प्रणाली में लोगों को विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ता के हितों की रक्षा करना और आम जनताओं को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है इसका मेन मोटिव। अब निम्नलिखित में से आप देखते हैं 46 नंबर में क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान कभी क्षेत्रफल के अनुसार सजाने के लिए दे दिया जाता है, तो देख लीजिए राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ऐसे हो सकता है। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य देखते हैं अब। गोवा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादर और नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। बिहार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां राज्य। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। सभी राज्य का वर्ग किलोमीटर में याद करना जरूरी नहीं है। अब आइए 47 नंबर में क्या कर रहा है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए बनाना इज ईटन बाय एवरी डे। सही जवाब होगा। ये एक पैसिव वॉइस बनाने वाला है। देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ। 48 में देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो यह होती है CS का सीरियम। इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में CS की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, और ये मतलब ऑप्शन वाइज है क्वेश्चन। लिथियम का है 0.98, सीजियम का है 0.79, क्लोरीन का 3.16 और नाइट्रोजन का 3.04। इसके अनुसार पता लगा सकते हैं कि कौन सही है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। तो क्या रहती है? चाल स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है क्योंकि निकाय को गति की दिशा लगातार बदलती रहती है एवं वृत्तीय गति के दौरान निकाय का कोणीय वेग स्थिर रहता है। तो इस एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति में चूंकि गति की दिशा लगातार बदलती है, इसीलिए त्वरण भी एक समान वृत्तीय गति के दौरान बदलता है। देख लीजिएगा ये स्ट्रक्चर आप लोग। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 में क्या करा? निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, उसके बाद विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम, उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और लास्ट में है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। एक इसका सही जवाब है। अब आइए निवारक निरोध अधिनियम को देखते हैं।
निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है निम्न है। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है निम्न है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1917 जिसे 1975 में निरसित कर दिया गया। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यवसायन निवारण अधिनियम कोफपोसा 1974। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा 1980। चोर बाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु संप्रदाय अधिनियम PBM सिक्का 1980। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा 1985 या 1995 में समाप्त हो गया। स्वापक औषधि और मनरू प्रभावी पदार्थ व्यापारक निवारण अधिनियम 1988। आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा 2002 इसे 2004 में निरस्त कर दिया गया। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 जो कि 2004, 2008, 2012 और 2019 में संशोधित हुआ। अतः काल क्रमानुसार इतना है। निवारक निरोध कानून या निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण का समानुच्छेद 22 में है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 से 2 माह कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अमित श्रेणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है प्रभाजी आसवन। इसका सही जवाब है। अब व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रभाजी आसवन होता क्या है? तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रव्यों को पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। दूसरे शब्दों में द्रव्यों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल में से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इस विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। जलीय वायु, लिक्विड एयर से विभिन्न गैस से भी इस विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी हवाओं के नीचे तलों में बैठ जाने के क्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है? तो यह है जूट। इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं इसका। गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गंगा के ऊपरी मैदान उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तार। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में विस्तार। गंगा का निचला मैदान पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश में विस्तारित है। जूट के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान और 70 से 80% सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता है। इसलिए गंगा का निचला मैदान इसकी खेती के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान बिहार का है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा आदि जिला में इसकी खेती की जाती है। अब आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समकों के स्रोत हैं। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट सभी सही जवाब हैं। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या तो पढ़ के आप लोग बोरिंग हो जा रहे होंगे। हम खुद बोर हो जा रहे हैं तो आप लोग क्यों ना बोर होंगे, क्योंकि व्याख्या छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि व्याख्या पे बुक टिका हुआ है। व्याख्या बहुत ही व्यापक तरीके से किया गया है इसका। द्वितीयक संकलन के 2 प्रमुख स्रोत हैं, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत में आता है सरकारी प्रकाशन। प्रत्येक सरकार को अपने देश के आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा करनी होती है। उदाहरण राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय निर्धारण का स्तर, बेरोजगारी, GDP, कृषि उत्पाद, खनन, जनसंख्या आदि। अब आइए आयोग एवं समितियां के प्रकाशन। सरकार समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों को गठन करती रहती है जो विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उदाहरण योजना आयोग, नीति आयोग, वेतन आयोग आदि। अर्ध सरकारी प्रकाशन नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत आदि अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जन्म, मृत्यु, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित समंकों का संकलन कराती है और उन्हें प्रकाशित करती है।
शोधकर्ताओं व अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन के प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश जैसे यूएनओ, IMF, ILO, WHO आदि, गैर सरकारी अथवा व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन जैसे मनोरमा, ईयरबुक, जागरण वार्षिकी, प्रतियोगिता दर्पण आदि। अब प्रकाशित स्रोत क्या है? सरकार, संस्थाएं, संगठन अथवा व्यक्तियों द्वारा कुछ सामग्री संग्रहित की जाती है, परंतु ये उनका प्रकाशन नहीं करा पाते। किसी अनुसंधानकर्ता को यदि इस प्रकार की सामग्री या समंक उपलब्ध हो जाते हैं तो वही सामग्री का उपयोग द्वितीयक सामग्री के रूप में कर लेता है। अतः ये तो सही है। अब आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 में क्या कर रहा? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो ये था राजगीर, इसका सही जवाब होगा। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी राजगिरी गिरिवर्ज थी। इसके पहले मैंने पढ़ा एक वंश का राजधानी दिया हुआ था। हर्यक वंश का उदय ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो ये देख लीजिएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है? काला आजार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कालाजार या लिस्मैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी की वाहक बालू मक्खी है। इसमें रोगी को तेज बुखार आ जाता है। हैजा देखिए, यह विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है हैजा में। अब आइए टाइफाइड में। टाइफाइड तो बहुत सुने होंगे आप लोग। यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। यह रोग प्रदूषित जल, रोगी के मलमूत्र एवं थूक के द्वारा फैलता है। इस रोग का फैलने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। अब एक इन्फ्लुएंजा देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है। इसे फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होता है। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह किया गया ग्रेटर नोएडा में। तो ये करेंट अफेयर्स हैं। करेंट अफेयर्स आप लोग पढ़िए। करेंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा महत्व होता है इसमें पीटी वाला एग्जाम में। वायु में ध्वनि तरंगें विचरण करती है, तो यह करती है केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब व्याख्या, इसका इंपॉर्टेंट होने वाला व्याख्या देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। यांत्रिक होने के कारण इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अतः सभी माध्यमों, ठोस, द्रव एवं गैसों में संचरण कर सकती है। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ताप समान रहने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैसों में ध्वनि तरंगों का वेग न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है। भिन्न भिन्न गैसों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होता है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल ज़्यादा तथा भारी में कम होता है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? माया इसका सही जवाब है। माया। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर माया नामक ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम 2021 में DRDO द्वारा विकसित किया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 15 अगस्त 2023 के बाद लागू किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों के लिए सुरक्षा के भ्रामक परतें बना सकता है। इन्हें साइबर हमलों से छिपा सकता है। यह विदेशी देशों द्वारा ऑनलाइन खतरों के खिलाफ बाधा के रूप में कार्य करने के लिए चक्रव्यूह नामक एक अंतिम बिंदु पहचान और सुरक्षा प्रणाली द्वारा संचालित है। अब आइए 59 देखते हैं। 59 में क्या कर रहा? 59 में है, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात निम्नतम रहा? जनसंख्या से देखिए 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो दमन एवं दीव इसका सही जवाब है ऑप्शन बी।
2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 1037 है। लिंगानुपात में द्वितीय स्थान लक्षद्वीप 947 केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव 618 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य है केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992, छत्तीसगढ़ 991। निम्नतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा है 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912। अब ये 60 में दिया हुआ है, ये मैथ है। 61 में देख लेते हैं। 61 में क्या कर रहा है, बहुत ठंडे मौसम में ए से न्यून में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कम तापमान पर एसोनों के निर्माण के कारण। ऑप्शन बी सही जवाब है। 62 में क्या कर रहा है, नॉर्वे शतरंज ब्लेड टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया। तो ये है डी गुकेश। इससे पहले कार्तिकेयन, मुरली पेंटाला, हरिकृष्ण तथा विश्वनाथन आनंद आदि ने मैग्नस कार्लसन को हराया। विश्वनाथ आनंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं तथा आर प्रज्ञानंदा सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। अब ये 63 देखते हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है धनात्मक संबंध होता है। अब इसमें व्याख्या थोड़ा लंबा दिया हुआ है। पहले जानते हैं पूर्ति के नियम। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक विपरीत होता है। पूर्ति एक कीमत का संबंध धनात्मक होता है जबकि मांग एवं कीमत का संबंध ऋणात्मक होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि की जाती है और जब कीमत में कमी की जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति को भी घटा दिया जाता है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध है। अब परिभाषा वाटसन के अनुसार पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत घटने से घट जाती है। पूर्ति के नियम की मान्यता है असंबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं, उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहे, उत्पादन की तकनीक में कोई सुधार न हो, क्रेता और विक्रेता की आय अपरिवर्तित हो, उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना तथा इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है तथा इस उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तालिका और चित्र में स्पष्टीकरण है। प्रति इकाई कीमत 1, पूर्ति की मात्रा 100, 2, 150, 3, 200, 4, 250, 5। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे पैराग्राफ दिया हो गया, देख लीजिएगा, उसके अनुसार समझ लीजिएगा। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा, 64 नंबर में क्या कर रहा, किस खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं। तो ये कहा जाता है फसल चक्र इसका सही जवाब होगा। उदाहरण में देखिए, उदाहरण के लिए गेहूं की फसल की कटाई के बाद गेहूं के खेत में फलीदार फसलों का उगाना जिसमें गेहूं उगाने के कारण मृदा में होने वाली नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा पूरा किया जा सके। रबी की फसल काटने के बाद खरीफ फसल के रूप में चारा उगाना जिसे थोड़ी बड़ा होने के बाद बिना काटे मिट्टी में मिला देना ताकि भूमि की उर्वरता बढ़ जाए। अब आइए, रुपया मुद्रा कहाँ की है, रुपया बोल रहा है तो ये है इंडोनेशिया के। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कुछ देशों की मुद्रा देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी मुद्रा। भारत में रुपया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका टक्का, भूटान के थिम्पू मुद्रा नोग्लोट्रम, बहरीन के राजधानी मनामा और मुद्रा दिनार, मंगोलिया के उलान बटोर इसकी मुद्रा तुगरिक, मलेशिया के कुआलालंपुर मुद्रा रिंगिट, मालदीव के माले रुफिया इसका है रुफिया, लाओस के वियंतियान निकी पालाव और वियतनाम के हनोई इसका मुद्रा क्या है डांग, थाईलैंड के बैंकॉक बाहत। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में।
अब आइए इधर देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में क्या कार्य है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। जमा स्वीकार करना, बैंक लोगों की बचतों को जमा करता है। बैंकों के साथ हम 3 प्रकार के खाता खोल सकते हैं, बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता। ऋण देना, बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य ग्राहकों को ऋण देना है। बैंक दूसरे लोगों से जमा स्वीकार करता है, उसका एक निश्चित भाग सुरक्षा कोष में रखकर शेष राशि व्यापारियों में उद्यमियों को उत्पादक कार्यों के लिए उधार देता है और उस पर ब्याज कमाता है। फ्रांस ने निम्न किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की। तो यह है करेंट अफेयर्स। इसका सही जवाब क्या होगा, मिराबो और आबेसिया। तो इसका व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, व्याख्या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस करेंट अफेयर्स का। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द है। तो सही जवाब क्या होगा, तुनीर का। अब चेंज कर रहा है, चेंज करने के लिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड टू मी माय कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा डी। ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैज ड्रू दैट पिक्चर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। देखिए, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन निम्न परिवर्तन होगा, सेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदलेगा। तो देख लीजिएगा आप लोग। अब आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर में क्या कह रहा है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्र में से किससे संबंधित है। तो कला से संबंधित है। 2019 में किसको किसको मिला। 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया। यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं 1954 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। टोटली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए जो न्यू में मिलता है वो पूछा जाता है, कभी भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा VVI रहता है जो करीब करीब डेट में पूछा रहता है। जैसे यहाँ से देखिए 2024 में 2024 वाला पूछ सकता है। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, राजनेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री। ये वाला देखिए, ये वाला पूछ सकता है। अब आइए 72 में देखते हैं। 72 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से अनपचाई शर्करा है तो कौन है, सुक्रोस इसका सही जवाब हो जाएगा। सुक्रोस सही जवाब है। अनपचायक शर्करा ऐसी शर्करा G2 फेलिंग एवं टॉयलिन अभिकर्मक विलयन को अपयाचित नहीं करते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीम नहीं बनाता है एवं परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता है। और इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। 73 में क्या कह रहा है, 73 में मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो ये मिलता है अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 168 में क्या है, अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 169 में राज्यों के विधान परिषदों का उत्साह या सृजन का प्रावधान किया गया। अब क्या कह रहा है 74 में, आत्मपाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो यह है लसिका द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है।
फिटकीड़ी गंदले पानी को किस क्रिया प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो यह है स्कंदन द्वारा। स्कंदन इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या पढ़ते हैं। फिटकीड़ी गंदले पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने को क्या मुक्त होता है? तो इसका सही जवाब SO2 इसका सही जवाब जो है। वास्को डी गामा भारत में कब आया? तो ये आया था 1498 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा इसका व्याख्या इंपॉर्टेंट है टोटली। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट केरल पहुंचा। वहां पर जमोरी ने उनका स्वागत किया। 1520 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। पेट्रा अल्ब्रेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। और फ्रांसिस द अल्मीडा 1505 से 1509 प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली ने कार्टज आर्मेडा का काफिला पद्धति द्वारा जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। अब आइए, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को क्या कहते हैं? तो इसे खादर कहते हैं। इसे खादर कहते हैं। धरातलीय स्वरूप के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। भाबर, तराई, उसके बाद बांगर, उसके बाद खादर, यही 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से यहीं आ गया क्या? 79 नंबर ना। 79 नंबर में तो मैथ है। मैथ देख लीजिएगा, बना लीजिएगा आप लोग अपना से। 80 में क्या कह रहा? 80 में है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और इसमें टोटली डेट इंपॉर्टेंट होने वाला, इसे देख लेते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, 4 जनवरी को लुइस वेरेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण रोगी दिवस और शहीद दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 18 मार्च को आवेद निर्माण दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 28 अप्रैल को विश्व प्रकृति दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। वर्ष 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई। अब आइए 81 देखते हैं। पर्याप्त परिस्थिति का रचनाकार कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा हरिसेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्याख्या पढ़ लेते हैं। पर्याप्त प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में शांति एवं युद्ध का मंत्री संधि विग्राहक था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। उन्होंने हर्षचरित की रचना की। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक था और उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मलविका अग्निमित्रम, रघुवंशम आदि की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र के रचना की। अब आइए नीचे देखते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। अब स्थिति थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मध्य और निम्न गंगा बेसिनों में बिहार अवस्थित है। राज्य का देशांतरीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश तक
राज्य के देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। बिहार का आकार लगभग आयताकार। अब आइए निम्न में रोग को पहचान करना है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ए एवं बी है कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा और मस्तिष्क आवरण शोध। ए और बी सही जवाब होगा इसका। व्याख्या थोड़ा लंबा दिया हुआ है बट बिहार वाला नहीं पड़ेगा टोटली, यहाँ भी दे दिया हुआ बिहार के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में 13वां है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 483 किलोमीटर, समुद्र तल से दूरी 173 फीट यानी 53 मीटर, समुद्र तट से दूरी लगभग 200 किलोमीटर। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए कौन कौन। उत्तर में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा जिला सीवर, सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। अब 84 नंबर देखते हैं। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था भुगतान संतुलन का संकट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 85 नंबर में देखते हैं। इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इंसुलिन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एड्रेलिन हार्मोन क्या होता है? एड्रेलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन को एड्रेलिन एवं एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। यह हार्मोन मेडुला से स्रावित हार्मोन का अधिकांश भाग होता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिकता, तनाव एवं व्यस्तता की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होने लगता है, जिससे इन संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? ये है जामनगर में। ऑप्शन ए किसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए भारत के प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान वडोर दक्षिण अंडमान में, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान रिची आर्किपिलागो अंडमान में, लोहार बराक अभयारण्य दक्षिणी अंडमान में, कैंपबेल अभयारण्य मध्य अंडमान, गलाथिया खांडी अभयारण्य ग्रेट निकोबार, पैट्रिक वन्यजीव अभयारण्य लक्षद्वीप। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाए बी। 2000 में अंत्योदय योजना लागू किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 88 में क्या करें? भारतीय संविधान के कौन से भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो ये हटाया गया 7। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 238 को निरसित कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा क, ख, ग, घ श्रेणियों के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर पूरे भारत में 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया। प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है क्या कहलाता है? तो यह है द्विघंसीय प्रक्षेप कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। 90 में देखिए, 90 में क्या कह रहा है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत म्यांमार सीमा। यदि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति MPC -0.8 है तो गुणक मान होगा, तो कितना होगा? इसका सही जवाब 5 होगा।
इसमें भी मैथ ही है। और इधर देखते हैं 93 में क्या करा। अल हिलाक नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। 94 में क्या करा है? अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं। तो ये कौन है? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। 95 में क्या निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक था? तो ये कौन था? इसका सही जवाब जो सर जॉन शोर। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो ही गया है। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है किस में होता है? स्टील में। स्टील इसका सही जवाब है। 97 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्या में थोड़ा दिया हुआ है। एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद निकल में, उसके बाद स्टील में, उसके बाद लोहा, पीतल, कंचा। तो कभी बारीकी से दे देता है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए 97 में क्या कह रहा है। 97 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो ये किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी। 98 में मैथ है। मैथ दिखा देते हैं। देखिए मैथ आप लोग बना लीजिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये किया था विनोबा भावे। ऑप्शन बी सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। अब ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदान का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पूर्णिया, नहीं तो बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेके। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।